जय भारत विजय भारत दोस्तों, हमने नाउन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने उससे रिलेटेड कुछ स्पॉटिंग एरर्स भी देखे थे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप खुद भी स्पॉटिंग एरर्स लगा सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, तो अब हमारा न्यू चैप्टर है प्रोनाउन। अब इधर फोकस करिए। देखिए, जब हम बात करते हैं प्रोनाउन की, तो हमें बुक में ऐसी डेफिनेशन मिल जाती है कि नाउन की जगह पर लगने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। लेकिन ये इतनी सही डेफिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर नाउन की जगह प्रोनाउन लगी जाता, यानी सारे काम प्रोनाउन से हो जाते, तो फिर हमको नाउन की आवश्यकता ही नहीं होती। हम इसको और भी खूबसूरती से कह सकते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं, या इस डेफिनेशन को और भी सही कर सकते हैं, और वो ये है कि प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की रिपीटेशन को रोकता है। नाउन की रिपीटेशन को रोकता है। अगर कोई नाउन है वो बार बार आ रहा है, तो उसके रिपीटेशन को रोकेगा, क्योंकि अगर वो रिपीट होगा तो प्रोनाउन लगेगा, और अगर हम नाउन की जगह ही रख देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस व्यक्ति की बात हो रही है। तो नाउन का भी रहना ज़रूरी है, लेकिन वही नाउन जब रिपीट होगा तो हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसको समझते हैं, फिर हम डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। तो मैंने जैसे लिखा, इधर देखिए, राम इज माय स्टूडेंट। राम इज माय स्टूडेंट। राम लिव्स इन आगरा। राम इज अ गुड बॉय। तो यहां मैंने राम जो है वो 3 बार यूज किया है। ठीक है, तो आप देखिए, तो हमने क्या कहा, जब नाउन की रिपीटेशन हो, नाउन की रिपीटेशन हो, तब प्रोनाउन का यूज करना है। तो इसका मतलब पहले वाले नाउन को हम एज इट इज लिखेंगे, राम इज माय स्टूडेंट। ठीक है, अब हमने क्या कहा, नाउन की रिपीटेशन हो, तो यहां से ये रिपीट हुआ, फिर हम उस जगह पर लिखेंगे ही लिव्स इन आगरा। फिर राम रिपीट हुआ है, फिर हम लिखेंगे ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? ए प्रोनाउन इज अ वर्ड, a pronoun is a word which is used to stop the repetition of a noun. रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। हमने क्या देखा, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए जो शब्द यूज होता है वो प्रोनाउन होता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, रिपीटेशन की स्पेलिंग देख लीजिए। बच्चे रिपीट के स्पेलिंग से लिखते हैं। रिपीट की स्पेलिंग में REPEAT आता है, उसी से रिपीटेशन बनाती हैं, लेकिन उसमें ए आता है, इसमें ए नहीं आता है। तो इस स्पेलिंग को भी याद रखिएगा। अगर मिस स्पेल्ट में आ जाए तो आप सही कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन जो आप किताबों में पढ़ते हैं वो क्या है? ए प्रोनाउन इज अ वर्ड, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in lieu of a noun। मैंने इन lieu of इसलिए लिखा है कि यह पूछा जा चुका है, तो इसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, तो इन lieu of a noun कहने का क्या मतलब है कि नाउन की जगह लगने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन कोशिश ये करिए कि आप इस वाली डेफिनेशन को अगर कभी बताना पड़े तो बताएं, क्योंकि प्रोनाउन जो है वो नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए ही
यूज होता है। अब इधर देखिए, अगर मान के चलिए मैं इधर राम की जगह, अगर मैं इस वाली डेफिनेशन के हिसाब से बात करूं, अगर मैं इस वाले राम की जगह ही का प्रयोग कर दूं, तो अब आपको क्या पता कि ये ही जो है वो राम है, श्याम है, घनश्याम है, अमन है, रमन है, कौन है? क्या पता आपको? नहीं पता ना। तो इसलिए एक नाउन का होना भी जरूरी है, इसलिए एक नाउन का होना भी जरूरी है। इसलिए हम बोले, क्या बोले कि ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की बारंबारता को रोकता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, अब पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल मतलब व्यक्तिवाचक, यानी जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, यानी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या एक्शन को रिसीव कर रहा है, उसके बारे में बताने वाला। तो वो कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एटसेट्रा। ठीक है, अगर आप, ये तो परफॉर्मर है, अगर आप रिसीवर के रूप में लिखना चाहें तो मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, एटसेट्रा। ठीक है, ये परफॉर्मर हो गए, इनको हम परफॉर्मर बोलेंगे। और ये रिसीवर हो गए। ठीक है, दूसरा है पजेसिव प्रोनाउन। दूसरा है पजेसिव प्रोनाउन। आ रही है बात समझ में? अब पजेसिव मतलब जो वर्ड बना है वो पजेशन से बना है, और पजेशन का क्या मतलब है? अधिकार। पजेशन का क्या मतलब है? अधिकार। तो ऐसे प्रोनाउन जो अधिकार शो करें, ऐसे प्रोनाउन जो अधिकार शो करें, वो कौन कौन से हैं? माई, माइन, आर, आर्स, योर, योर्स, हिज, हिज, हर, हर्स, देयर, देयर्स। ठीक है, एटसेट्रा। तो आपको इसमें दो सीरीज दिख रही हैं, गौर से देखिए, आपको इसमें दो सीरीज दिख रही हैं। एक माई, आर, योर, हिज, हर और देयर, जिसे मैंने आंख से शो किया है, जिसे मैंने आंख से शो किया है। और एक सीरीज आपको दिख रही है, एक सीरीज आपको दिख रही है माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स। यहां दो बार हिज लिखा हुआ है, एक ये वाला हिज है और एक ये वाला हिज है। कंफ्यूज नहीं होने का, ये दोनों अलग अलग हिज हैं। ठीक है, अभी बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। और दूसरी ये है देयर्स। ठीक है, तो एक वो जिसे मैं कंटेनर से शो कर रहा हूं, और एक जिसे मैंने आर्क से शो किया है। आर्क वाले जो हैं, ठीक है, जो आर्क वाले हैं वो कहलाते हैं आर्क वाले जो हैं वो कहलाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। क्या कहलाते हैं? पजेसिव एड। और ये जो कंटेनर से शो किया है जिस, ये कहलाते हैं एग्जैक्ट पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है,
आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं तो फिर ये एडजेक्टिव में क्यों नहीं है, प्रोनाउन में क्या कर रहे हैं? ठीक है, और अगर ये प्रोनाउन में है तो फिर हम इसे पजेसिव एडजेक्टिव क्यों कह रहे हैं? तो इसको भी अब क्लियर कर लेते हैं। तो इधर ध्यान से देखिए, इसलिए क्या है कि ना ज़्यादातर बच्चे डेफिनेशन को इग्नोर कर देते हैं। ये माना कि कंपटीशन में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, लेकिन ये बात भी आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, गहराई तक बैठा लीजिए कि हर चीज़ डेफिनेशन से ही पूछी जाती है। अगर आपको डेफिनेशन का पर्पस क्लियर नहीं है तो फिर आप हमेशा मात खाते रहेंगे, वही आपकी फाउंडेशन है। तो अब इधर देखिए, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है कि नाउन की रिपीटेशन को रोकने वाला, और एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है? नाउन से पहले लगकर नाउन को क्वालिफाई करने वाला। अब इन दोनों डेफिनेशंस को अपने माइंड में सेट करिए। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? ध्यान से सुनिए, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? नाउन की रिपीटेशन को रोकने वाला। और एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है? नाउन से पहले लगकर नाउन को क्वालिफाई करने वाला। ठीक है, अब देखिए ब्यूटी, अब जो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव था, तो सवाल ये था कि ये प्रोनाउन में क्या कर रहा है? इसे एडजेक्टिव में होना चाहिए क्योंकि ये एडजेक्टिव को दर्शा रहा है, लेकिन अगर ये प्रोनाउन में है तो इसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा। तो अब देखिए, तो जैसे मान के चलिए हमने एक पजेसिव एडजेक्टिव उठा लिया माई, और उसके बाद मैंने लिखा कार। तो इसको पढ़कर आपको ये तो लग गया होगा इसमें अधिकार है कि माई कार, मेरी कार। तो देखिए, तो ये तो सिद्ध हो गया कि इसमें पजेशन है, तो ये तो सिद्ध हो गया इसमें पजेशन है क्योंकि यहां पर अधिकार शो हो रहा है। अब सवाल होता है कि ये एडजेक्टिव क्यों है, इसे एडजेक्टिव क्यों बोल रहे हैं? तो ध्यान से देखिए, डेफिनेशन क्या थी कि नाउन से पहले लगने वाला शब्द जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एडजेक्टिव हो गया, नाउन से पहले लगने वाला शब्द जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। फिर सवाल ये था कि अगर ये एडजेक्टिव है तो प्रोनाउन में क्या कर रहा है? तो अब आते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन पर। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन कहती है जो नाउन की जगह पर लगे उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो माई है, ठीक है, ये जो माई है ये दो काम कर रहा है। एक, नाउन से पहले लग रहा है, नाउन से पहले लग रहा है, तो ये एडजेक्टिव बन रहा है। दूसरा, ये तुरंत पैरेलल में एक और भी काम कर रहा है, ये नाउन को रिप्लेस भी कर रहा है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है, यानी नाउन की जगह पर लग रहा है। अब मान के चलो कार मेरी है, तो मेरा नाम दीपक है, तो दीपक सर की कार। तो ये जो माई है ये मेरे नाम को रिप्लेस कर रहा है नहीं कर रहा है? ये मेरे नाम को रिप्लेस कर रहा है नहीं कर रहा है? मैं दीपक कार लिखता उसकी जगह या मैं बोलता उसकी जगह मैंने माई कार बोला, तो देखो ये दीपक को भी रिप्लेस कर रहा है और कार नाउन से पहले भी लग रहा है। तो जब ये नाउन से पहले लग रहा है तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये देखने में एडजेक्टिव सा लग रहा है। बच्चे सोच नहीं पाते कि ये नाउन को भी रिप्लेस कर रहा है। इस वाली बात को बच्चे सोच नहीं पाते, इसलिए इस बात को बच्चे सोच नहीं पाते तो वो ये कह नहीं पाते कि ये प्रोनाउन भी है। इसीलिए हम प्रोनाउन में पढ़ रहे हैं क्योंकि पहला काम, कार तो बाद में लगी ना, पहला उसने मुझे रिप्लेस किया यानी दीपक को रिप्लेस किया, तो पहला काम ये प्रोनाउन का ही कर रहा है, नाउन को ही रिप्लेस कर रहा है। पहला काम ये क्या कर रहा है? नाउन को ही रिप्लेस कर रहा है। दीपक, अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो कैसे लिखता? मैं ऐसी तो लिखता, दीपक कार। अब इसने क्या किया? इस वर्ड को रिप्लेस किया माई से, तो माई जो वर्ड है इसको रिप्लेस कर रहा है नहीं कर रहा है? और कार अपनी जगह पे लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है? तो नाउन से पहले लगने वाला शब्द जो नाउन को क्वालिफाई करे उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव।
तो ये लग रहा है ये एडजेक्टिव है, पर बेसिकली काम किसका कर रहा है, ये प्रोनाउन का भी कर रहा है। इसी कारण से कहते इसको पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि यहां पर इसका बिहेवियर एडजेक्टिव जैसा है, यहां पर इसका बिहेवियर एडजेक्टिव जैसा है, लेकिन पढ़ते प्रोनाउन में है, क्योंकि यहां पर इसका बिहेवियर प्रोनाउन जैसा भी है। तो ये एडजेक्टिव का भी बिहेवियर रख रहा है और प्रोनाउन का भी बिहेवियर रख रहा है, इसीलिए इसको हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और यही कारण है इसको हम पजेसिव एडजेक्टिव कहने के बाद भी प्रोनाउन में ही पढ़ते हैं, क्योंकि इसका पहला काम जो है वो नाउन को रिप्लेस करने का ही है। आ रही बात समझ में? अब देखिए पीछे चलते हैं फिर से। तो ये तो थे हमारे पजेसिव एडजेक्टिव, और ये थे पजेसिव प्रोनाउन, और ये थे पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो अब प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? अब प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? जो नाउन को रिप्लेस करे। ठीक है, तो अब देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, इधर देखिए मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं। दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, एंड दैट इज योर कार, एंड दैट इज योर कार। ठीक है, आ रही बात समझ में? दिस इज माई कार एंड दैट इज योर कार। अब आप देखिए फुल स्टॉप लगने तक, जब हमने पहले एग्जाम्पल्स पढ़े थे तो नाउन की रिपीटेशन फुल स्टॉप के बाद थी, लेकिन यहां तो फुल स्टॉप लगने तक ही नाउन की रिपीटेशन हो रही है, नाउन की रिपीटेशन हो रही है। तो देखिए यहां पर देखिए 2 बार कार आ गया। अब जब नाउन की रिपीटेशन हो रही है तो इसका मतलब यहां पर प्रोनाउन लगेगा, क्योंकि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या कहती है? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। तो कार के बाद जो कार आ रहा है उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हमको प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर हम, अब इसका मतलब क्या है? ये सेंटेंस गलत हो गया। इसका मतलब क्या है? ये सेंटेंस गलत हो गया। वैसे छोटे बच्चे लिखेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन एक बड़े लेवल पर ये गलत हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे? दिस इज माई कार एंड दैट इज योर कार। तो योर कार की जगह आएगा योर्स। क्या आएगा? योर्स। तो यही जो योर्स है, देखिए पीछे देखिए यहां पे योर्स लिखा होगा, ये मैंने ब्लू लाइन से जो इसको इंडिकेट किया, ये रहा योर्स। ये जो योर्स है यही तो पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, क्योंकि नाउन को रिप्लेस कर रहा है। तो देखिए ये नाउन को रिप्लेस करके ये योर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहां पे देखिए कार हट गया, तो ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। तो हमने एक और चीज सीखी। क्या सीखी? कि पजेसिव प्रोनाउन जो है पजेसिव प्रोनाउन जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को रिप्लेस कर देता है। पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को रिप्लेस कर देता है। तो पजेसिव प्रोनाउन जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो अब आप इधर देखिए, योर क्या था? पजेसिव एडजेक्टिव था। कार क्या था? नाउन था। तो देखिए पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। योर क्या था? पजेसिव एडजेक्टिव। कार क्या था? नाउन था। अब इसको किसने रिप्लेस कर दिया? पजेसिव प्रोनाउन ने। पजेसिव प्रोनाउन क्या है? योर्स। है कि नहीं है? है कि नहीं है? आ रही बात समझ में? तो पजेसिव प्रोनाउन क्यों बोला गया इसको? क्योंकि ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है। देखो यहाँ का नाउन जो है वो रिप्लेस हो रहा है, और प्रोनाउन वही होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है। इसीलिए इनको 2 भागों में बांटा गया। एक पजेसिव एडजेक्टिव जो नाउन को भी रिप्लेस करते हैं और नाउन से भी पहले लगते हैं। एक पजेसिव प्रोनाउन जो पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को पूरा ही रिप्लेस कर देते हैं और उनकी जगह पर लग जाते हैं, यानी नाउन को रिप्लेस करते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरा देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, यानी विस्मयादि बोधक, जिसमें वाव फैक्टर सा हो, अचंभा हो जाए आपको। तो वो कौन कौन से हैं?
व्हाट और हाउ, ठीक है। आप ऐसे बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज, है ना, बोलते नहीं बोलते हैं। चौथा एम्फेटिक प्रोनाउन, चौथा एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। अब एम्फेटिक वर्ड जो बना है वो एम्फसाइज से बना है, जिसमें आप किसी भी बात को बढ़ाकर चढ़ाकर बल देकर कहती हैं। तो आपने शोले फिल्म देखी होगी बहुत से लोगों ने। तो शोले फिल्म में एक होली वाला सीन है, उसमें एक डायलॉग है गब्बर का कि गब्बर के ताप से सिर्फ एक ही जना बचा सकता है, खुद गब्बर। वो क्या कहता है, गब्बर के ताप से सिर्फ एक ही जना बचा सकता है, खुद गब्बर। तो वो जो खुद है, दैट खुद इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, उसने अपने आप को इतना बढ़ा चढ़ा लिया कि उसकी जो सजा है, उसकी जो मुक्ति है उसकी सजा से वो खुद गब्बर ही दे सकता है, वरना कोई और नहीं दे सकता। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं देखिए, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, itself, themselves, oneself। ठीक है, अब देखिए जो सिंगुलर है उसमें एफ लगा हुआ है। हमने नाउन के जब सिंगुलर प्लूरल पढ़े थे तो हमने आपको बताया था कि लास्ट में अगर एफ एफ ही हो तो उसको रिमूव करके हम वी ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। तो जब प्लूरल होंगे तो देखो इधर योर सेल्फ सिंगुलर है, तो देखिए एफ को रिमूव करके प्लूरल वी ई एस कर दिया। ही और शी सिंगुलर होते हैं, इट सिंगुलर होता है, लेकिन दे प्लूरल होता है, तो वी ई एस लगा के प्लूरल बना दिया। तो जो प्लूरल वाले हैं उसमें हमने वी ई एस लगा दिया, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये सब कैसे हैं आपके एम्फेटिक प्रोनाउन। पांचवा है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पांचवा क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब इधर देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी वही प्रोनाउन है जो एम्फेटिक प्रोनाउन है। माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, itself, themselves, oneself। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि हम कैसे पहचाने कि ये एम्फेटिक है और ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो अब इधर देखो, इधर देखो, बचपन में आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी और 5th क्लास में ज्योमेट्री आ जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ी होगी। तो इधर देखिए, बचपन में आपने जब ज्योमेट्री पढ़ी थी तो आपको यह पढ़ाया गया होगा, इधर देखिए ध्यान से, जब दो लाइन सेगमेंट किसी कॉर्नर पर मिलते हैं तो उसको एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। जब दो लाइन सेगमेंट किसी कॉर्नर को कहीं मिलती हैं तो वो जो कॉर्नर कहलाता है वो एंगल होता है। ठीक है, ये जो कॉर्नर बना, जो क्रिएट हुआ, वो क्या है, एंगल क्रिएट करा है, तो एंगल। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द होता है, जो बाहर का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल। अब देखो इधर लिखा है रिफ्लेक्सिव एंगल और इधर लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी आपको कुछ कुछ अर्थ मिल रहा होगा, रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इधर देखिए, अब रिफ्लेक्सिव एंगल की अगर हम हिंदी करें तो हम इसे क्या बोलते हैं, भारी कोण या भाई कोण, भाई कोण या भारी कोण, है ना। अब इसको ध्यान रखिएगा, एंगल है यानी कोण और रिफ्लेक्सिव मतलब भाई या भारी, तो इसका मतलब भी कुछ भाई है,
कुछ कुछ, इसका मतलब भी क्या है, भाई है, भाई का मतलब भारी है, बाहर का। तो अब देखो हम पहचानेंगे कैसे, इधर देखिए, इधर देखिए, उसमें वो क्या कहता है, खुद गब्बर, और खुद और गब्बर आसपास हैं। तो इधर देखिए, जैसे मैंने लिखा आई माई सेल्फ विल डू इट, ठीक है, तो मैंने माई सेल्फ का यूज किया। तो अब हम कैसे पहचाने कि ये रिफ्लेक्सिव है कि इम्फेटिक है? तो ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने सब्जेक्ट के बाद लगती है, अपने सब्जेक्ट के बाद, ध्यान दीजिए, जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने सब्जेक्ट के बाद लगती है, मैं रिफ्लेक्सिव ही बोल रहा हूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने सब्जेक्ट के बाद लगती है, यहां सब्जेक्ट है आई, उसके बाद लग रही है, वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फेटिक कहलाती है। क्या कहलाती है? एम्फेटिक कहलाती है। तो यहां पर ये सब्जेक्ट के बाद लग रही है, सब्जेक्ट के बाद लग रही है, तो ये कौन सी हो गई? एम्फेटिक। अब ये क्या कह रहा है? भारी। रिफ्लेक्सिव एंगल का क्या मतलब था? भारी कोण। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब हो गया जो बाहर चला गया। तो जैसे इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मैंने लिखा आई वेंट फॉर अ पिकनिक, आई वेंट फॉर अ पिकनिक एंड एंजॉयड माई सेल्फ, आई वेंट फॉर अ पिकनिक एंड एंजॉयड माई सेल्फ। अब इधर देखिए, इधर देखिए, आई के बाद नहीं लगा हुआ है, मैंने माई सेल्फ को आई से दूर रखा, बाहर कर दिया। आप देखिए, इसकी दूरी देखिए, ये बाहर चला गया अपने सब्जेक्ट को छोड़कर, ये अपने सब्जेक्ट को छोड़कर बाहर चला गया, चला गया कि नहीं चला गया? तो देखिए, यहां पे बगल में था, यहां ये बाहर चला गया। अब ये बाहर चला गया तो ये क्या बन गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव, आरपी का मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि जगह नहीं थी। आ रही बात समझ में? तो ये क्या बन गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो याद रखिएगा, फिर से आप ध्यान दीजिए, इधर देखिए, फिर से आप याद रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद लगे तो एम्फेटिक प्रोनाउन, और सब्जेक्ट से दूर जाकर वर्ब के बाद लगे, वर्ब के बाद, तो वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आ रही बात समझ में? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ते हैं आगे के बचे हुए काइंड्स। जय भारत, विजय भारत।